हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय पितृ देवताओं की। आशा करती कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, जैसी हूँ आप सभी के सामने हूँ। और मौसम की बात की जाए तो अभी दिल्ली में काफ़ी गर्मी हो रही है। अभी 2 दिन पहले बारिश आई थी, लेकिन कुछ भी असर नहीं दिखाई दिया बारिश का। फिर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है मानो कि जून का महीना चल रहा हो। जून से भी खतरनाक गर्मी हो रही है, उमस वाली, और खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गाँव शहर में कैसा कैसा है मौसम। बाकी ये सब तो कुदरत की मार है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कहीं लोग थोड़ी सी बारिश के लिए तरस रहे हैं, और कहीं पे कुदरत गाँव से लेकर शहर तक कितना कहर बरसा रही है, ये सभी देख रहे हैं। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस विषय पे बात करना चाह रही हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बेमौसम की बारिश, मतलब अभी बरसात का सीज़न लगभग समाप्ति की ओर है, मानसून सीज़न। और आप देख ही रहे हैं कि प्रकृति किस तरह से अपना कहर बरसा रही है। जगह जगह आसमान किस तरह से आपदाएं बरसा रहा है, किस तरह से इंसान को परेशान कर रहे हैं। प्रकृति की मार किस तरह से इंसान पे पड़ रही है। तो दोस्तों, प्रकृति की मार से कोई नहीं बच पाया है, और कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चल रहा है। और अधिकतर आपदाएं तभी आ रही हैं जब या तो इंसान बिल्कुल अपने जो दिनचर्या के कार्य हैं उनमें व्यस्त है, उसको कोई पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है क्षण भर में। या तो तब हो रहा है जब इंसान अपने पूरे दिन की थकान को मिटाने के लिए, रिलैक्स होने के लिए रात को अपने बिस्तर पे या घर में बैठा हुआ है। तो उत्तरकाशी के धराली गांव का तो आपको पता ही है, उतना बड़ी तबाही वहाँ हुई। वहाँ की तबाही थोड़ा ठहरी ही थी, मतलब थोड़ा ठहरी कहाँ, लेकिन वो धराली गांव आपको पता ही है कैसे धराशय हो गया था, कैसे नक्शे से गायब हो गया था। उसके बाद ही धराली के बाद चमोली ज़िले के थराली विधानसभा के ग्वालम क्षेत्र में आप लोगों ने देखा ही, वहाँ पे भी बादल फटा और काफ़ी नुकसान हुआ। फिर रुद्रप्रयाग ज़िले में भी हुआ। उसके बाद फिर से अभी चमोली ज़िले के नंदा नगर घाट के कौन सा गांव है, वहाँ पे भी काफ़ी देखने को मिली है तबाही। और जगह जगह कहीं नदी, हिमाचल प्रदेश में गांव से लेके शहर तक सभी जगह पर बरस रहा है कहर, कहीं भी अछूता नहीं है। कब कहाँ कहर बरस जाए ये कोई भी वो नहीं कर पा रहा है कल्पना। पंजाब में भी आप लोगों ने देखा ही, पंजाब में क्या हाल हुआ है। हिमाचल का आप लोग देख ही रहे होंगे, और चमोली की देख रहे होंगे आप, नदियाँ किस तरह से उफान पे हैं, हिमालय की नदियाँ किस तरह से उफान पे हैं। पंजाब में देखा आपने, जो पंजाब के किसान उतने अपने खेती के लिए, अपने भूमि के लिए इतने धरने पे बैठे रहे, इतने प्रताड़ित हुए। अपने 3 कानून के लिए जो था उनका, जब उनकी मांगे 1 साल में ही उनका धरना बंद हुआ। और बाद में अभी देखा आप लोगों ने, प्रकृति ने किस तरह से उन पर कहर ढाया, किस तरह से उनको जान माल का नुकसान हुआ, जन धन की हानि हुई, पशुधन की हानि हुई। यहाँ तक कि जो किसान पूरे देश विदेशों में अपना परिश्रम से, अपने खेतों से अन्न उपजा करके निर्यात करता है, उस वही किसान एक एक रोटी के लिए, एक एक निवाले के लिए तरसता रहा। तो दोस्तों, इसमें ये जो जगह जगह आपदाएं आ रही है, जगह जगह प्रकृति इस तरह से अपना उग्र रूप दिखा रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं तक हम मानव जाति भी इसके लिए काफ़ी जिम्मेदार है। कहीं तक क्या, हम ही जिम्मेदार है। वैसे तो प्रकृति है, कभी उग्र रूप भी दिखाएगी तो कभी अपना
बसंत भी इसी प्रकृति में आते हैं, पतझड़ भी इसी में आता है, ग्रीष्म ऋतु भी इसी में आती है, शीत ऋतु भी इसी में आती है, हेमंत ऋतु भी इसी में आती है, बरसात भी इसी में आती है। लेकिन कभी कभी इंसान पे भी ये निर्भर होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है, वहाँ की भौगोलिक जो संरचना है, जो वहाँ का भौगोलिक संरचना है वहाँ की, तो वो ऐसा है कि एक मतलब है तो बहुत सबसे वहाँ की जो हमारा जो प्रकृति उत्तराखंड देवभूमि वासी है, वो है तो सबसे कर्मठ, सबसे मजबूत, बहुत ही बहादुर। कई वीरांगनाओं ने, वीरों ने, कई अधिकारियों ने, कई कवियों ने, कई ऋषियों ने उस भूमि पे जन्म लिया है। यहाँ तक कि नारायण की तपस्थली तक वहाँ पे है। लेकिन वहाँ की भौगोलिक, अगर भूगोल की दृष्टि से बात की जाए तो हमारे देवभूमि उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना इतनी मजबूत नहीं है कि वो इतना विकास झेल पाए। जैसे कहते हैं कि कोई कमज़ोर आदमी है और उसके ऊपर उसके क्षमता से अधिक बोझा उसके कंधे पे लाद दिया जाए या पीठ में लाद दिया जाए, तो आपको पता ही है कि परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना इतना विकास झेलने लायक नहीं है। जिस प्रकार से वहाँ पे जगह जगह नदियों पे बांध बनाए गए हैं, डैम बनाए गए हैं, झीलें बनाई गई हैं, रेलवे सुरंगें खोदी जा रही हैं, जगह जगह मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, होम स्टे बनाए जा रहे हैं, जो भूमि कटाव करके जहाँ पे जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिनकी जड़ें भूमि कटाव को रोकती हैं, वो पेड़ पौधे काट करके वहाँ पे होम स्टे, रिज़ॉर्ट और ये होटल वगैरह का निर्माण किया जा रहा है। तो और जैसे रेलवे सुरंग खोदी जा रही है, और बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने जो भी किया होगा विकास के लिए किया होगा, ये हम नहीं कहते कि गलत किया है। लेकिन जो ऑल वेदर रोड वगैरह है उसमें भी काफ़ी भूमि का कटान हुआ है, पहाड़ काफ़ी खोखले हुए हैं। ऑल वेदर की जगह वो तो कोई भी वेदर नहीं झेल पा रही है वो सड़कें। और किस तरह से आपने देखा हुआ श्रीनगर में भी किस तरह से कितने लोग वहाँ के रो रहे हैं, कितने अपने जीवन भर की एक एक पाई कमा के अपना डेली दिनचर्या के खर्चों में से काट काट के लोगों ने थोड़ा बहुत ज़मीन ली है, अपने जीवन भर की कमाई से थोड़ा एक आशियाना बनाया है रहने के लिए, और उन पे दरारें पड़ चुकी हैं, कोई ढह चुके हैं, तो लोग कैसे करके रो रहे हैं। तो सरकारें और नेताओं का तो ये है कि उनको जनता को विकास दिखाना है, जनता के सामने उन्होंने कागजों में विकास दिखाना है, उनको वो सांत्वना देनी है, उनको आश्वासन देना है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन जनता भी इसके लिए काफ़ी दोषी है, क्योंकि एक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सरकार जनता ही चुनती है, न कि जनता को सरकार चुनती है, और जनता ही इसके लिए काफ़ी वो है। मुझे लगता है कि जब देवभूमि जैसे हमारे उत्तराखंड जैसे राज्यों में इस तरह का जो एडवांस मतलब जो बोलते हैं कि उच्च स्तरीय विकास की बातें की जाती हैं, तो उस समय भूवैज्ञानिकों की जो भूवैज्ञानिक है, विशेषज्ञ हैं, उनकी भी एक उनका बोर्ड बैठना चाहिए, उनकी बैठक होनी चाहिए, उनके ओपिनियन, उनके निष्कर्ष सबकी लेनी चाहिए, और उसके बाद ही कोई विकास कार्य का उसका शिलान्यास करना चाहिए, उसको शुरू करना चाहिए। इसीलिए भूवैज्ञानिक बने होते हैं, और भूविज्ञान नाम का भी एक विषय होता है। तो ये नहीं लगता है कि
यही लगता है कि उत्तराखंड की जो भूमि है वो इतना विकास नहीं झेल पा रही है। पहाड़ खोखले हो चुके हैं और थोड़ी सी बारिश से वो ढह रहे हैं, कुतर दिए गए हैं अंदर से, सुरंगें बना दी गई हैं, डैम बना दिया गया है, नदियों का मार्ग रोक के उन्होंने झील के रूप में एक जगह पे उनको इकट्ठा किया गया है। और फिर दूसरी तरफ आपको पता ही है कि जैसे जो तीर्थ स्थल है वो अब पर्यटक स्थलों में आज के युवा पीढ़ी ने पर्यटक स्थलों में उनको तब्दील कर दिया है। तीर्थ स्थल कम और पर्यटक स्थल कम ज़्यादा लग रहे हैं। पहले हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेद पुराणों में जो चार धाम यात्रा का या तीर्थ यात्रा का जो प्रावधान था वो चौथी अवस्था में होता था। 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में ही लोग चार धाम यात्रा पे जाते थे। लेकिन अब नवविवाहित जोड़े और जो जिनकी सगाई हो रखी है, मंगेतर और ख़ासकर जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे व्लॉगर्स हैं, नई पीढ़ी, वो जा कर के अपने व्यूज़ के लिए, अपने चैनल की को ग्रो अप करने के लिए या फोटोशॉप के लिए वहाँ पे जा रहे हैं और नशा अलग से कर रहे हैं। होम स्टे में जो जा रहे हैं, जो वहाँ पे होम स्टे बने हैं तो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे डिस्पोजल मिल रहे हैं, शराब की बोतलें मिल रही हैं, दुनिया भर का नशा मिल रहा है और वहीं पे खा पी के अपना जूठा मांस मदिरा का बर्तन जो डिस्पोजल फेंक के आ रहे हैं। तो ये भी एक क्योंकि हम मानते हैं, हम देवभूमि वासी हैं, तो हम ये भी मानते हैं कि इससे भी प्रकृति काफ़ी रुष्ट है। और मैंने दोनों तथ्य रखे हैं। मैंने सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं रखा है और ये ही नहीं बोला है कि सिर्फ इसी से हो रहा है। मैंने ये भी बोला है कि भौगोलिक संरचना की वजह से भी हो रहा है। इतना विकास हमारी धरती नहीं झेल पा रही है, उत्तराखंड की भूमि नहीं झेल पा रही है। और नए जो लड़कियां जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, वो भगवान भोलेनाथ का जो बाघंबर जो छाला है, वो मृग छाला वो पहन के सर पे जूड़ा बना के और ऐसे अदनंग होके और रोबोट स्टाइल में, उसमें माइकल जैक्सन स्टाइल में, रेमो स्टाइल में, उसमें वैली डांस स्टाइल में वहाँ पे भोलेनाथ के भजन गाए जा रहे हैं और उन पे डांस हो रहा है। कभी कोई तो विरोध कर रहा है, लेकिन कोई उनका लुत्फ उठा रहा है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम फलाने उससे मिले और व्लॉगर उसको अपने साथ फ़ोटो खींच रहे हैं, हम फलाने उससे मिले और फलाने उससे मिले। और ये भगवान महाकाल का भक्त और महाकाल की दीवानी और ये सब ऐसी चीज़ें, तो ये जहाँ तक है कि ये अनुचित है और बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है देवभूमि के लिए। तो ये भी है। और बाकी विकास के नाम पे तो आप लोगों को पता ही है 25 सालों से कितना विकास हुआ है, कितने नारी सुरक्षा, विकास के नाम पे विनाश हुआ है। जब हम छोटी कक्षा में थे हमारे पास निबंध आता था, विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। तो हमें दोनों चीज़ों के बारे में तथ्य रखने पड़ते थे, अपने विचार रखने पड़ते थे कि विज्ञान एक वरदान है तो किस क्षेत्र में है और अभिशाप है तो क्यों है। तो आज देखने को भी मिल रहा है, जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें समझने को भी मिल रहा है कि अत्यधिक हर चीज़, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। इतना विकास नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। कोई बात नहीं, क्या करें हम उन रेलवे सुरंगों का और क्या करें हम उन हेलीपैड्स का और क्या करें हम उन डैम्स का, जब हमारे 25 सालों में हमारे राज्य के कई दुर्गम क्षेत्र अभी भी पेयजल से
वहाँ उतना गंगा यमुना का मायका होते हुए और इतने नदियों का उद्गम स्थल होते हुए, इतने गाढ़ गदेरे होते हुए और कई दुर्गम क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र पेयजल के लिए भी तड़प रहे हैं। घर घर नल, घर घर जल योजना तो गई है लेकिन केवल स्टैंड पोस्ट लगाए गए हैं, उन पर पानी नहीं आता है। कई गर्भवतियाँ प्रसव के दौरान दम तोड़ रही हैं, आपको पता ही होगा। अभी कुछ दिन पहले गैरसैंण के जिला अस्पताल में एक सुशीला नाम की एक युवती की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। और फिर अभी कुछ 2-3 दिन पहले टिहरी की एक युवती की भी हुई है, प्रसव के दौरान ही। दोनों का ही पहला बच्चा था। तो कुछ भी नहीं है विकास के नाम पे। हुआ है तो सिर्फ विनाश। विकास हुआ है तो सिर्फ नेताओं का, विकास हुआ है तो सिर्फ नेताओं के रिश्तेदारों का, विकास हुआ है तो सिर्फ नेताओं के चमचों का, उनके झंडे डंडे भोंकने वालों का। बाकी तो आम जनता को तो विनाश ही देखना पड़ रहा है। जो उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी से जोड़ा था, संजोया था, वो आशियाने भी उजड़ चुके हैं और कोई उजड़ने के कगार पे है। तो जनता को कुछ भी नहीं हासिल हुआ है 25 सालों में। सिर्फ शहीदों के, आंदोलनकारियों के सपने चूर चूर हुए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। और अभी तो न जाने क्या क्या देखने को मिलता है, अभी भी थम नहीं रही है। आज एक जगह से थोड़ा वहाँ पे लोग जा रहे हैं, रेस्क्यू टीम जा रही है वहाँ पे। जब तक वहाँ का पूरा ब्यौरा रेस्क्यू टीम नहीं दे पा रही है, तब तक दूसरी जगह हो जा रहे हैं। तो काफ़ी चिंतनीय विषय है और काफ़ी दुखद विषय भी है, काफ़ी सोचनीय भी है। तो अब हम जनता को, हम लोगों को ही इस पर कुछ विचार करना पड़ेगा। और जो हमारे वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक है, वो है। खैर अब तो जो होना था, जो खुदा होना था, जो खोखला किया जाना था पहाड़ों को, वो तो हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें एक मेन मुद्दा है। लोग जा रहे हैं, कई जगह पे देखा है, जो वन अधिकारी हैं, वन संरक्षण अधिकारी हैं, वही कई लोगों के साथ मिल जा रहे हैं और कुछ ले दे के अपना चाय पानी का खर्चा, जो बोलते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, वो लेके हरे ही पेड़ों पे उन पे कुछ सुखाने के लिए कुछ करके आ जा रहे हैं और उन पे छाप लगा दे रहे हैं कि फलाने आदमी का ये पेड़ है, वो काटेगा इसको। और कुछ दिन बाद वो हरा भरा वृक्ष सूख जा रहा है और उसको काट दे रहे हैं, जिस कारण की जंगलों की जो मिट्टी है, वो जो पेड़ पौधों के जड़ें जिनको थामे रखते हैं भूमि कटाव को, वो सारा नीचे आ रहा है और तब जहाँ बस्तियाँ हैं वहाँ तबाही मचा रहा है। तो यही था दोस्तों मेरा आज का विषय। मैं कब से सोची थी मैं इस पर बोलूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। एक जगह पे बोलना चाहा तो दूसरी जगह हो गया, दूसरे पे बोलना चाहा तीसरी जगह हो गया। तो आज मैंने सोचा बोल देती हूँ। और मैंने इस पर एक कविता भी बनाई है, तो 1-2 दिन बाद मेरी कविता भी आएगी इसी विषय पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं छोटी वीडियो बनाऊँ 15 मिनट तक की, लेकिन क्या करूँ, जब मैं बोलने लगती हूँ तो एक ही विषय पे कई बिंदु सामने आ जाते हैं, मुंह में आ जाते हैं। इसे एक गॉड गिफ्ट समझो या मेरा बड़बोलापन समझे। बाकी मैं भी इतनी बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ और ना मैं किसी पे कोई दोष दे रही हूँ, लेकिन मैं इसमें अपनी ओपिनियन, अपनी राय रख रही हूँ कि हम मानव, कलयुगी मानव भी इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं और हमने भी खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है इस विनाश के लिए। विकास के नाम पे जो ये विनाश हो रहा है, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बोलना तो बहुत कुछ है, बोलने पे लग जाए तो एक पूरी किताब लिख दूँ मैं और एक पूरा उपन्यास ही बोल दूँ, लेकिन इतना कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि आजकल व्यूवर्स भी ऐसे हो गए हैं, दर्शक भी ऐसे हो गए हैं
जहाँ पे लड़ाई झगड़े का थंबनेल देख रहे हैं, जहाँ पे कंट्रोवर्सी का थंबनेल देख रहे हैं, वहाँ पे फटाफट लाखों में हज़ारों में व्यूज़ आ रहे हैं। और जहाँ पे किसी अच्छे मुद्दे पे बात हो रही है, नारी सुरक्षा पे बात हो रही है, यौन शोषण पे के खिलाफ बात हो रही है, जो अभी आपने देखा होगा कशिश हत्याकांड, जो कशिश के बलात्कारी और उसके बाद हत्या करने वाले जो वो थे दोषी, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट से। तो जहाँ पे इन मुद्दों पे बात हो रही है वहाँ पे लोग कम जा रहे हैं, और जहाँ पे ठुमके लग रहे हैं या जहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, वहाँ पे दर्शक ज़्यादा जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम तो अपनी तरफ से अपनी राय रखते जाएंगे। आज नहीं तो कल कोई ना कोई इस विषय पे देखने वाला ज़रूर होगा और ज़रूर हमें देखेगा, हमें सुनेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो नई पीढ़ी है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में ज़्यादा घुस रही है और उनका जो बेसिक ज्ञान है, जो ज़मीन से जुड़ा ज्ञान है, उससे वो दूर हो रहे हैं। तो कल को क्या पता हमारी भी वीडियो की आवश्यकता पड़ जाए किसी को, कि यहाँ से कुछ देखने को मिले, कुछ सुनने को मिले कि क्या हुआ था, कैसा होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक नए विषय पे किसी नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे विचारों से। तो दोस्तों आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का क्या विचार है इसमें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों हाई बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपने हाई पॉइंट दे दीजिएगा मुझे। आपके एक हाइप करने से मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।